Hello dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel The Physics Kid. I'm your tutor Mudassir Bhatt और आज है क्लास 11th ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम बेसिक ग्रेविटेशन का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विच इज कैप्लर्स लॉज। तो कैप्लर ने क्या किया, बेसिकली कैप्लर स्टडीड द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। इसने देखा कि जो प्लैनेट्स है वो कैसे मूवमेंट करते हैं, उसको इसने स्टडी किया। बेसिकली इट वाज नॉट कैप्लर, इट वाज द कैप्लर्स टीचर जिनका नाम था टाइको ब्रहे। टाइको ब्रहे वाज एन एस्ट्रोनॉमर। वो क्या करता था, वो रात में बैठ के पूरे आसमान का एक फोटो बनाता था, फ्रेम देखता था कि कौन सा स्टार, कौन सा प्लेनेट कैसे कैसे मूव कर रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, और फिर उन चीजों को अपनी डायरी में नोट करता था। फिर एक दिन जब टाइको ब्रहे की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसके जो नोट्स है वो उनके स्टूडेंट जिनका नाम था कैप्लर, जॉन कैप्लर, उसके हाथ लगते हैं और जॉन कैप्लर उन नोट्स को देखता है। फिर फर्दर 10 साल तक स्टडी करता है और फिर कैप्लर जो है ही केम विद द फेमस 3 लॉज जिनका नाम है कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब इस टॉपिक को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पहले इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि यहाँ पे हमको बेसिक आइडिया मिलता है ग्रेविटेशन का, उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पता चलता है। ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये रूट इसका कहाँ से है, कहाँ से आया, क्या न्यूटन ही था पहला शख्स जिसने ग्रेविटेशन के बारे में देखा या कोई और लोग भी थे। कभी कभी ऐसा होता है, काम किसी और का होता है लेकिन क्रेडिट किसी और को चले जाता है, तो शायद यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हुआ होगा, वो चीज हम लोग देखेंगे, राइट। तो कैप्लर जो था, कैप्लर वाज एन एस्ट्रोनॉमर, राइट। तो ही स्टडीड प्लैनेट्स। इसने बोला कि जो प्लैनेट्स और सन के बीच जो है ना, इनके बीच में कोई फोर्स है, बट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उसको कोई नाम सूझा नहीं। तो ही सेड मुझे नहीं पता कि इस फोर्स का क्या नाम दिया जाएगा। फिर कई सालों बाद, कई डेकेड्स के बाद, आई थिंक कई सालों के बाद, जो न्यूटन साहब थे, न्यूटन ने देखा कि इस फोर्स का हम नाम दे सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर ये बोलना कि एप्पल गिरा न्यूटन नीचे था, वो सब कहानी, दैट इज नॉनसेंस। मतलब न्यूटन इतना छोटा साइंटिस्ट नहीं था कि उसको सेब से पता चलेगा कि ग्रेविटेशन है, ठीक है। एनीवेज, बट ये कहानी चलती है, दिस इज बेसिकली समथिंग व्हिच इज बीइंग फॉर्मुलेटेड, इसको बनाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैप्लर ने 3 लॉज दिए थे, उन्हीं लॉज को जो हम लोग बेसिकली आज स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। पहला जो लॉ है, दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, क्योंकि यहां पे बेसिकली बात होगी एक प्लेनेट के पाथ के बारे में, और ये हमको बताता है कि जो भी प्लेनेट है, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन in an elliptical orbit with sun at one of the focus। तो जो इलिप्स होता है वो हम देखेंगे थोड़ा सा कैसा होगा। यहां पे मैं एक इलिप्स बनाने की कोशिश करता हूं, अगर मान लो यहां से एक और बनाए तो, फिर यहां से एक और, दो काफी है, ठीक है। टाइम फिलहाल एक से ही काम चला। तो ये हमारे पास एक इलिप्स है। तो ये अब हम क्या करेंगे, जो कैप्लर साहब का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि ये जो लॉज है ना, ये जो पहला लॉ है, ये हमको ये बताता है कि एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन विद इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये हो गया इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये ऐसे इलिप्स में घूम रहा है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो सन है, सन शुड बी एट वन ऑफ द फोकस। तो सन यहां पे कहीं पे होगा, क्योंकि जो इलिप्स है, इलिप्स के पास 2 फोकस होते हैं, तो हम एक फोकस पे सन रखते हैं। लेट्स कीप सन विद द रेड। तो सन को थोड़ा सा लाल बनाते हैं हम लोग। लेट्स सपोज ये सन है, आपका गोला, ये हो गया सन, तो यहां से निकलती है लाइट, ठीक। अब यहां पे अगर प्लेनेट है, ये कोई प्लेनेट है, तो इस प्लेनेट का पास क्या है, आप देख सकते हैं इलिप्स है ये। तो पहले इधर, पहले इधर, पहले इधर, पहले इधर, पहले इधर, फिर इधर, राइट। तो ये जो प्लेनेट है, जो व्हाइट कलर से दिख रहा है, ये मूव कर रहा है अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये आपको याद रखना है, और कंडीशन ये है कि 2 फोकस में से एक फोकस पे सन को रखना, दैट्स इट। So every planet moves around the sun in an elliptical orbit with sun at one of its focus। तो इस लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। क्यों? क्योंकि यहां से हमको ऑर्बिट के बारे में पता चलता है। और आज के बाद से आप लोग याद रखेंगे कि जो भी प्लेनेट है, मरकरी हो, वीनस हो, अर्थ हो, मार्स हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, नेपट्यून हो, वो सब के सब एक ही पाथ को फॉलो करेंगे। और वो पाथ कौन सा है? वो पाथ ये है
उनका पाथ होता है एलिप्स एंड दे मूव अराउंड द सन। सन के अराउंड वो लोग मूव करते हैं, जिसको बाद में सोलर सिस्टम बोलेंगे। तो दे मूव अराउंड द सन, लेकिन पाथ कौन सा है? पाथ है इलिप्टिकल। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए इसको बोला जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, क्योंकि यहां से हमें पाथ के बारे में पता चलता है। और पाथ कौन सा है? पाथ है जनाब इलिप्टिकल। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये जो प्लेनेट है ये मूव करता है around the sun in an elliptical orbit. So this is the first law of Kepler, which is every planet moves around the sun in an elliptical orbit with sun at one of the focus. दो फोकस में से एक फोकस पे आपने सन को रखना है और प्लेनेट जो है वो घूमता रहेगा किसमें? एलिप्स में। दैट इज द फर्स्ट लॉ। नाउ लेट्स सी द सेकंड वन। सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ हमको ये बताता है कि a line joining any planet to the sun sweeps out equal areas in equal interval of time। तो इसको अब हम लोग समझते हैं। पहले लॉ से मुझे ये पता चला कि जो शेप है किसका? प्लेनेट का अराउंड द सन, वो कैसा है? वो है मेरे पास एलिप्टिकल। ये हो गया मेरे पास एलिप्स, राइट। अब अगर ये एलिप्स है तो ये हो गया इसका इक्वेटर। ये हो गया मेरा इक्वेटर, ठीक है। मान लेते हैं फिलहाल के लिए ये इक्वेटर हो गया। अब मान लो सन यहां पे, इसको हम लोग सन मानते हैं, इसको सन मानते हैं। अब ये क्या बोल रहा है? अ लाइन जॉइनिंग अ प्लेनेट टू द सन। मान लो थोड़ी देर के लिए प्लेनेट यहां पे है, यहां कहीं पे मान लेते, पोजीशन ए और ये है पोजीशन बी। पहले प्लेनेट ए पोजीशन पे था, तो जब पोजीशन ए पे था तो ये लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया ए के साथ, ठीक है ना। ये लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया ए के साथ। अब स्टेटमेंट समझिए आप। अ लाइन ज्वाइनिंग अ प्लेनेट, ज्वाइनिंग एनी प्लेनेट टू द सन, ये हो गया लाइन ज्वाइनिंग प्लेनेट टू द सन, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कुछ टाइम के बाद ये प्लेनेट यहां पहुंचा, तो इसको ज्वाइन करते हैं। ओके, लेट्स कीप इट हियर, थोड़ी देर के लिए समझ आइए। ये हो गया पॉइंट बी इधर। तो अब इसने कितना एरिया निकाला? वो निकाला इसने इतना एरिया, ये है एरिया। दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लेनेट फ्रॉम टी ए टू बी। सपोज यहां पे टाइम लगा इसको टी, यहां पे टाइम लगा इसको टी। अब क्या बोल रहा है? A line joining any planet to the sun sweeps out equal areas in equal intervals of time। मान लो अब ये प्लेनेट यहां पे है, ये हो गया पोजीशन सी और ये हो गया से पोजीशन डी। अब सी और डी के बीच में भी टाइम लगा टी। अगर सी और डी के बीच में भी सेम टाइम लगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया अब सी टू डी ये कवर करेगा, दिस शुड बी इक्वल टू एरिया बिटवीन ए एंड बी। तो ये और ये जो एरिया है ये बराबर होना चाहिए। तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होना चाहिए। अब यहां देखिए आप, यहां चूंकि ये जो प्लेनेट है ये सन से दूर है, ये प्लेनेट इस पोजीशन में सन से दूर है। अगर ये सन से दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो इसमें एक्सेलरेशन कम होगा, स्पीड कम होगी। मतलब जब प्लेनेट यहां पे है तो इसकी स्पीड अगर हम लोग v1 मानते हैं 2 मिनट के लिए, और जब यहां पे है सी पे तो इसकी स्पीड हम v2 मानते हैं। तो क्लियरली हमें दिखता है जब ये प्लेनेट सन के करीब आता है, सन के नजदीक आता है, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि v2 जो है, v2 इज ग्रेटर देन v1, v2 इज ग्रेटर देन v1। ये हो गया पहला पॉइंट। अब ये पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट जो है, दिस इज द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन, दिस इज द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन। तो इसको हम लोग बोलते हैं एपोजी, या हम इसको बोलते हैं एपीलियन। ये इसका नाम है, एपीलियन और एपोजी। सिमिलरली दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट और इसका नाम है पेरिजी या पेरिहिलियन।
ये हम लोग याद रखेंगे। राइट, अब क्वेश्चन यहां पे ये है, अब हमें ये एरिया निकालना है। वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, क्योंकि हमने यहां पे बोला कि एनी लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि जो एरियल वेलोसिटी है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। तो इस चीज को हमको टेक्निकली बोलना है कि इसको हमें प्रूव करना है। अब अगर मैं इस पॉइंट को O मानता हूं, ये A हो गया, ये B हो गया, तो दिस OAB इज ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रायंगल। ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम लोग R मानते हैं फिलहाल। ठीक, तो यहां पे आप देखोगे इवन अगर ये एंगल जो है, लेट्स कॉल दिस एंगल एज B थीटा, ये एंगल बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये अगर R है तो ये हो जाएगा RB थीटा एक, और अगर इसकी वेलोसिटी v है, टाइम है, फॉर एग्जांपल dt मान लो या t मान लो, तो वेलोसिटी ये हो जाएगा v dt। अब आपकी मर्जी, मर्जी ये ट्रायंगल बना, और ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है वो देख लीजिए थोड़ा सा। इसको थोड़ा हम लोग शिफ्ट करेंगे। ओप्सी, चलो कोई बात नहीं, अच्छा पिक्चर है ये। चलो, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2, एक्सट्रीमली सॉरी, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 एज इट इज, तो बेस होगा कितना? बेस होगा आपका आर डी थीटा बोलो या वी डी टी बोलो, चलो वी डी टी बोलते हैं, इंटू रेडियस। तो ये बनेगा 1/2 आर वी डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू एरिया, स्मॉल एरिया। अब चूंकि ये बोल रहा है एरिया का चेंज, तो एरिया का चेंज का मतलब हो गया डी ए बाई डी टी। सो डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, सो डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू 1/2 आर इंटू वी, 1/2 आर इंटू वी। अब यहां पे आप देखो, मैं क्या करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय m एंड आई डिवाइड इट बाय m, वेयर m इज द मास ऑफ द प्लैनेट। सो ये बनेगा ऊपर m v r डिवाइडेड बाय 2m, एंड इस m v r को हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। सो dA by dt इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय 2m, where L is the angular momentum जो कि कांस्टेंट होता है, एंड मास जो है वो भी कांस्टेंट है। तो dA by dt जो है दिस इज कांस्टेंट। तो यहां पे आप याद रखेंगे कि जो dA by dt है, dA by dt जो है that is equal to L divided by 2m, where L is the angular momentum, m is the mass of the planet। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, dA by dt is equal to L by 2m। ठीक है, ऐसे हमने निकाला dA, राइट। और आप अगर चाहो तो आप यहां पे निकाल सकते हो vdt की जगह r d थीटा, तो ये बनेगा 1/2 r square d थीटा, 1/2 r square d थीटा, वैसे भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, एंड फिर क्या बनेगा dA by dt, उसको भी करते हैं। ठीक है ना, लेट्स डू दैट आल्सो। इसको मैं रब कर देता हूं, हम वो भी करेंगे थोड़ा सा। देखिए, अगर मैं थीटा वाला साइड ले लूं तो मैं बोल सकता हूं dA जो है दैट विल बी इक्वल टू 1/2 r इंटू आर डी थीटा, तो ये बनेगा 1/2 r स्क्वायर डी थीटा, और ये बनेगा dA। अब हम बोलेंगे dA by dt, dA by dt दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, वो आएगा बराबर 1/2 r स्क्वायर d थीटा by dt। सो d थीटा by dt का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, एंड फॉर अर्थ दैट इज कांस्टेंट, तो ये बनेगा फॉर एवरी प्लेनेट के लिए कांस्टेंट होता है, तो ये बनेगा dA by dt इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर ओमेगा। तो ये एक और फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पे भी आप अगर आप m से m को मल्टीपल को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा mr स्क्वायर ओमेगा, एंड mr स्क्वायर ओमेगा का मतलब हो गया एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज v होता है बराबर ओमेगा r। ये जब हम रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज फिर से हम डिराइव करेंगे। फिलहाल आप याद रखो v होता है बराबर ओमेगा r, तो dA by dt होता है 1/2 r स्क्वायर ओमेगा, एंड जिसको हम लोग लिखते हैं L by 2m, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से हमें ये चीज पता चली कि जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ इज बेसिकली वैलिड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कभी कभी ऐसा भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेकंड लॉ है केपलर का वो किस पे बेस्ड है, सो इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो आगे देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो।
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलता है कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, दैट इज टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। फिर से हमें एक इलिप्स का डायग्राम बनाना पड़ेगा और उससे हमें थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये हो गया हमारे पास इलिप्स, ये हो गया हमारे पास इक्वेटर और ये हो गया हमारे पास पोल। ठीक है, ऑलराइट, यहां पे हमारा एक फोकस, यहां पे हमारा एक फोकस, ये फॉर एग्जांपल आप मान लो कि सेंट्रल पॉइंट है। अब ये लाइन जो है और ये लाइन, अगर मैं इसको रेडियस मान लूं फिलहाल 2 मिनट के लिए, तो ये रेडियस बड़ा है, ये रेडियस छोटा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी मेजर एक्सेस, सेमी मेजर एक्सेस, और इसको हम लोग बोलते हैं सेमी माइनर एक्सेस, क्योंकि ये छोटा होता है। और कुछ कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली रेडियस भी बोलेगा, तो आप समझ जाना सेमी मेजर एक्सेस की बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि ये जो टाइम पीरियड, यानी कि जो टाइम लगता है किसी भी प्लेनेट को एक सन के सराउंडिंग में एक चक्कर काटने का, जिसको हम लोग एक साल बोलते हैं, यानी कि जैसे अर्थ को लगते हैं 365 डेज, वो जो टाइम पीरियड होता है, दैट टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल फिलहाल 2 सेकंड के लिए इसको मैं r मानता हूं, तो टी स्क्वायर जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो अगर मान लीजिए इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास ये अर्थ है, अब मान लो मेरे पास एक और प्लेनेट है, सपोज अर्थ का प्लेनेट टाइम पीरियड हो गया t1, तो मैं बोलूंगा t1 इज प्रोपोर्शनल टू r1 क्यूब। सिमिलरली अगर एक और प्लेनेट है तो उसका हो गया t2 एंड उसका रेडियस होगा r2, तो उसका आ जाएगा r2। अब फिजिक्स का रूल है कि अगर कहीं पे आपको प्रोपोर्शनलिटी मिलती है, तो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट प्रोपोर्शनलिटी वी पुट अ कांस्टेंट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कांस्टेंट को इंसर्ट करते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे t1 जो है दैट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ r1 क्यूब, और t2 जो है दैट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ r2 क्यूब। अब अगर मैं स्क्वायर एक्सट्रीमली सॉरी, तो अगर मैं t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t2 स्क्वायर करूं, तो आई विल गेट r1 divided by r2 cube, and this is how we write it. We say that t1 divided by t2 square is equal to r1 divided by r2 cube। और इसी चीज में जो है डायरेक्टली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीनों लॉज में से, बिकॉज ऑलमोस्ट 95% अगर कैप्लर्स लॉ से क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो इधर ही से आएगा, दैट इज फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ कैप्लर्स। ठीक है ना, तो कैप्लर का जो तीसरा लॉ है ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लॉ बहुत सिंपल है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, दैट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। ये आपको याद रखना है, दैट इज टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, सो t1 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r1 क्यूब, t2 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r2 क्यूब। दोनों को जब डिवाइड करेंगे कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, विल से t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर, और वी कैन से t1 by t2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 by r2 होल क्यूब। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो ये थे हमारे कैप्लर के 3 लॉज, क्विकली इनको रिवाइज करते हैं। पहला लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, जो हमको ये बताता है कि जो प्लेनेट होता है, प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकस। सेकेंड लॉ हमको ये बताता है कि a line joining a planet to the sun sweeps out equal areas in equal interval of time. That is basically कि जो aerial velocity है, that is rate of change of area, that is constant. तो जब planet sun से दूर होता है स्पीड कम होती है, जब सन के करीब आता है तो स्पीड बढ़ जाती है। तीसरा हमने बोला अब जब ये प्लेनेट घूम रहा है, चल रहा है अराउंड द सन, तो उसको ना कुछ टाइम तो लगेगा, वो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है that is proportional to cube of semi major axis। तो ये थे कैप्लर साहब के 3 लॉज जिनको हमने आज स्टडी किया है। Now let's try few quick questions based on these 3 laws। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, and this question is from NEET 2025। नीट अभी कुछ दिन पहले मई के महीने में जो एग्जाम हुआ था नीट का, इस पे बहुत बड़ा बवाल चढ़ा था, तो ये उस क्वेश्चन का, उसी पेपर का एक क्वेश्चन है ग्रेविटेशन से। बाय द वे इस बार ग्रेविटेशन का अच्छा खासा रोल था, अच्छे खासे क्वेश्चन आए। द रेडियस ऑफ मार्शियन ऑर्बिट, मार्शियन मतलब मार्स का,
अराउंड द सन इज अबाउट 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मर्क्यूरी। तो जो मार्स, हमारे पास दो प्लेनेट आ गए, एक आ गया मार्स और एक आ गया मर्क्यूरी, ये आपको फिलहाल याद रखना है। अब बोल रहा है कि जो रेडियस ऑफ मार्स है, तो मार्स का जो रेडियस है आर मार्स, रेडियस ऑफ मार्स जो है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मर्क्यूरी। ओके, फिर बोल रहा है कि द मार्शियन ईयर इज 687। तो जो मार्स का जो साल है वो कितना है, दैट इज 687 डेज। तो हम बोलेंगे टी ऑफ मार्स, टी ऑफ मार्स जो है दैट इज 687 डेज। और हमें निकालना है टी ऑन मर्करी, तो हमें निकालना है टी मर्करी। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, लेकिन नीट में आया था तो 4 नंबर का क्वेश्चन, ये हमें निकालना है। अभी अभी हमने पढ़ा कि T1 डिवाइडेड बाई T2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 होल क्यूब, है ना। अब यहां पे देखिए, अगर ये फॉर्मूला है तो आई कैन ऑल्सो राइट इट T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 रेज्ड टू द पावर 3/2। अब T1 कितना, दैट इज फॉर एग्जांपल इसको हम लोग 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, ठीक है। तो T1 का मतलब टाइम पीरियड ऑफ मार्स, दैट इज 687 डेज डिवाइडेड बाय टी मर्करी जो हमको निकालना है इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मार्स, क्योंकि मार्स का दिया है, रेडियस ऑफ मार्स इज 4 टाइम्स मर्करी, तो दिस इज 4 आर मर्करी डिवाइडेड बाय आर मर्करी रेज टू द पावर 3/2। अब आर मर्करी और आर मर्करी कैंसिल, तो हमें मिलेगा 687 डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू 4 रेज्ड पावर 3/2। अब 4 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर 3/2, 2 और 2 कैंसिल, तो हमें मिला 687 डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू 2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 8। अब मुझे t चाहिए, तो आई कैन से t विल बी इक्वल टू 687 डिवाइडेड बाई 8। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो t कितना, t बराबर है 687, 8 8 जा 64, 687 बाई 8, 8 1 जा 8 8 जा 64, यहां से 4 निकलेंगे तो 8 6 जा 48, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 86 है, 86 यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो विल गो विद 88 अर्थ डेज। तो जो हमारे पास मर्करी है, मर्करी का जो एक साल का दिन है वो अर्थ के 88 डेज के बराबर है। तो यहां पे हमने यूज किया केपलर का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो हमको ये बताता है, प्लैनेटरी मोशन सॉरी, जो हमको ये बताता है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो वो फॉर्मूला यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड ये क्वेश्चन था नीट 2025, अभी कुछ दिन पहले का। Now let's see what next we have. Next is the law of areas is a consequence of the law of conservation of। अभी अभी हमने इसको बोला था, ये जो law of conservation of area, that is aerial velocity आया था बराबर dA divided by dt is equal to L divided by 2m, where L is the angular momentum, तो यहां से हमको पता चल सकता है कि सीन क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो L इज एंगुलर मोमेंटम। अगर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, बिकॉज लॉ हमको ये बताता है कि लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मास तो कांस्टेंट होता ही है, दैट इज वी आर बेसिकली कंसर्न्ड अबाउट एरियल वेलोसिटी। ये कांस्टेंट m कांस्टेंट, तो मतलब L भी जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, कंजर्व है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि जो सेकेंड लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ एरियाज जो है, दिस इज बेसिकली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये इस पे बेस्ड है। तो दिस लॉ इज बेसिकली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हमको याद रखना है, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
if the distance between the sun and the earth becomes half its present value, the number of days in a year would have been. तो अगर हम लोग डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो क्या होएगा, ठीक है ना। अगर हम डिस्टेंस को हाफ करेंगे एंड वी नो दैट टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। T1 मान लो 365 डेज और T2 हमें निकालना है। अब रेडियस को क्या करना है, रेडियस को हाफ करना है। तो यहां अगर रेडियस r है, यहां हो जाएगा रेडियस r/2, सिंपल, क्योंकि वहीं से बोला गया कि रेडियस को क्या करना है, हाफ। If the distance between the earth and the sun becomes half of its present value, यानी कि रेडियस होगा आधा, let's see what happens। तो जो t स्क्वायर है, T1 divided by T2, that will be equal to R1 divided by R2 raised to power 3/2। All right, तो T1 की वैल्यू है 365 डेज, T2 हमें निकालना है, दैट इज इक्वल R1 की वैल्यू है R और R2 की वैल्यू है R/2, ठीक है। तो ये R और ये R कैंसिल, ऊपर है 3/2, तो ये बनेगा 365 डेज डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू 2 जाएगा ऊपर, 2 रेज्ड टू पावर 3/2। ऑलराइट, तो T2 जो है, T2 विल बी इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3/2। अब 2 की पावर अगर 3/2 है, आई कैन राइट इट एज 365 divided by 2 into root 2, because bases are same, powers are added, 1 plus 1/2 3/2। तो ये बनेगा 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 2s are 4.5, तो ये बनेगा 182.5 डिवाइडेड बाय रूट 2। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4। अब आप यहां पे देखो, 182 तो आएगा नहीं, 730 तो आएगा नहीं, 120 पे देखना क्या है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, बेसिकली आई कैन राइट इट एज 182.5 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 10। तो ये बनेगा 2 5s are 10, 2 7s are 14, 7 2s are 14, ठीक है, 7 2s are 14, यहां से आएंगे 4 7 6 are 42, ऑलमोस्ट है ये 26। तो 26 इंटू 5, 5 6 are 30, 0 3 कैरी, 5 2s are 10, 30, 130। तो आंसर इज 129, एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो ये मैंने रफली किया, देखो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन ये था कि अर्थ और सन के बीच, क्योंकि अर्थ एक प्लेनेट है, सन तो सन ही है, तो अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और अर्थ का जो टाइम पीरियड है दैट इज 365 डेज। अब ये बोल रहा है कि अगर अर्थ और सन के बीच की दूरी को आधा किया जाए, हाफ किया जाए, तो दिन की लेंथ कितनी, साल की लेंथ कितनी होगी। तो क्या साल 365 दिन रहेगा, उसका हाफ रहेगा या क्या रहेगा, वो हमें देखना है। बट यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है कि जो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस, दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। तो यहां से हम देखेंगे कि जो T1 है दैट विल बी T1 by T2 आएगा बराबर R1 by R2 3/2। T1 की वैल्यू हमने मान लिया 365 डेज और R1 की वैल्यू मानी हमने R। अब T2 हमें निकालना है और R की वैल्यू होगी R/2, यानी कि R2 की वैल्यू होगी R/2। तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दिए। T1 की जगह लिखा 365 डेज, T2 की जगह लिखा T2 क्योंकि वो मुझे चाहिए, R1 की जगह लिखा R और R2 की जगह लिखा R/2। तो ये R और ये R कैंसिल, 2 जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा 365 डिवाइडेड बाय T2 इक्वल टू 2 और पावर है 3/2, मैंने लिखा 2 3/2। अब ये जो 2 3/2 है, यहां शायद आपको गड़बड़ हो सकती है, तो 2 3/2 जो है इसका मतलब हुआ 2 to the power 1 and 2 to the power 1/2, because bases are same, powers are added, ये वापस बनेगा 2 1 plus 1/2 that is equal to 2 3/2, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मुझे T2 चाहिए, तो T2 को यहां शिफ्ट करेंगे और इसको यहां शिफ्ट करेंगे, तो T2 आएगा बराबर 365 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3/2। अब 2 की पावर 3/2 को मैंने लिखा 2 इंटू रूट 2, पहले 2 से डिवाइड किया, आएगा 182.5। ध्यान रखना एक ऑप्शन सीधा यही है 182.5। कभी आप ये ना समझो कि R हाफ तो टाइम हाफ, नहीं, बिकॉज
टी का स्क्वायर आर का क्यूब, तो पावर अलग अलग है इसलिए हाफ नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो कभी भी नहीं आ सकता। अब यहाँ पे तो अब मिला मुझे 182.5 डिवाइडेड बाय √2, तो √2 का मतलब होता है 1.4, तो 1.4 को लिख सकता हूं मैं 14/10 टू मेक इट अ बिट सिंपलर। तो 14 नीचे 10 ऊपर, 2 5 are 10, 2 7 are 14, फिर 182.5 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, तो यहां मिलेगा मुझे 7 2 are 14, 4 इधर, 4 और 2 हो गया 42, 7 6 are 42, फिर पॉइंट कुछ आता वो मैंने नहीं लिखा बिकॉज आई वांट टू गो क्लोज टू द आंसर। तो ये मिला मुझे 26, ये मिला मुझे 5, 26 इंटू 5 होता है 130 डिग्री, और आंसर में क्या है 129। एक दिन इसलिए कम हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन को नहीं लिया है, तो आंसर आएगा इसका 129, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर जो है इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगा जाने से पहले, वो ये है कि नीट हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऑप्शंस में हमेशा फर्क होता है। यहां आप देखिए 64, 129, 182, 730, तो इन ऑप्शंस के बीच में काफी सारा गैप है, तो अगर आपके ऊपर नीचे 2-3 वैल्यूज होंगे तो डोंट वरी अबाउट दैट, इसीलिए क्योंकि इन एग्जाम्स में कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, सो यू हैव टू यूज योर ब्रेन। अप्रोक्सीमेशन मेथड में 1 या 2 का ऊपर नीचे फर्क हो ही जाता है, और नीट वाले ये लोग समझते हैं और ये इस बात का ख्याल रखते हुए ऑप्शंस में थोड़ा सा गैप देते हैं, ठीक है ना। तो यू डोंट नीड टू बी 100% एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो ये थी कहानी बेसिकली अबाउट कैपलर्स लॉज, और जहां हमने केपलर के 3 लॉज पढ़े और उसके बाद हमने उन्हीं पे 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। एक क्वेश्चन था अबाउट सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, एंड जो 2 क्वेश्चंस थे दे वर बेस्ड ऑन दी थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि थर्ड लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये था आज की क्लास जिसमें हमने बात की अबाउट कैपलर्स लॉज। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।